साथियों, चर्चा डॉल्फिन तूफान की, लेकिन जहां चर्चा चीन की हो उससे पहले सूचना ये तूफान पहले जापान में तबाही मचा चुका है और जापान में ये लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला था। साथियों, ये कुछ वीडियो हैं जापान और चीन से दोनों तरफ से आए हुए। इन वीडियोस में तेज हवा के चलने से आप ये अंदाजा तो लगा सकते हैं कि हवा सच में काफी ज्यादा तेज है। आप यहां पर भरी हुई पानी से सड़कों का ये समझ के अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ, इस बारिश ने निश्चित ही लोगों के यातायात को प्रभावित किया होगा, जनजीवन को प्रभावित किया होगा। तेज हवाओं से एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है, जिसमें एक व्यक्ति अपने घर की जो दीवार है, उसमें लगी हुई जो शीशे की दीवार है, उससे पानी का स्तर देख रहा है। लग रहा है कि वो खुद एक्वेरियम के अंदर है। कुछ इस तरह की भाव फीलिंग्स यहाँ पर इस वीडियो को देखकर आ रही हैं। आप इससे पानी का अंदाजा लगा सकते हैं। एक और वीडियो जिसके अंदर तेज समुद्री लहरें ब्रिज से टकराती हुई दिखाई दे रही हैं। ये सब कुछ है डॉल्फिन की वजह से, जिसकी स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक बताई गई है। साथियों, ये टाइफून बनना शुरू हुआ था मार्शल आइलैंड से। 28 जुलाई को इसका निर्माण शुरू हुआ था। धीरे-धीरे ये यहां से बढ़ते हुए आगे पहुंचा। अब इसको हम समझें उससे पहले थोड़ा-सा मार्शल आइलैंड की लोकेशन देख लेते हैं। साथियों, ये मैंने आपके सामने पैसिफिक ओशन का मैप दिखाया है और इस पैसिफिक ओशन के मैप में इंडोनेशिया के बिल्कुल पार से होते हुए आप यहां से इक्वेटर को जाता हुआ देख रहे हैं। साथियों, जब हम इक्वेटर को जाता हुआ देखते हैं तो इक्वेटर के साथ एक और फीचर हम सबके दिमाग में आता है और वो ये कि यहाँ पर सूरज का तापमान तुलनात्मक रूप से अधिक रहता है, क्योंकि सूरज लंबे समय तक यहाँ बना रहता है। तो ऐसे में इक्वेटर के दोनों तरफ, चाहे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली साइड हो या कैप्रिकॉर्न वाली साइड हो, यहाँ पर टेम्परेचर की वजह से आइलैंड्स पर बहुत जल्दी हवा गर्म होकर ऊपर उठती रहती है। क्योंकि ये वाला जो समय है, जिस समय पर आप और हम मानसून के साथ जिक्र में चल रहे हैं, उस समय पर इन छोटे छोटे आइलैंड्स पर कई बार लो दाब का क्षेत्र बनता है, लो प्रेशर का क्षेत्र बनता है। जमीन और पानी, आइलैंड्स पानी के बीचों-बीच में फँसे हुए हैं। पानी और ज़मीन में जल्दी गर्म, ज़मीन के ऊपर बैठी हुई हवा होती है। जब पानी के ज़मीन के ऊपर बैठी हुई हवा जल्दी से गर्म होती है, तो वो अपनी जगह छोड़ देती है। ऐसे में पानी के पास जो हवा है, हाई प्रेशर के साथ वो ज़मीन की तरफ दौड़ती है और जब वो दौड़ती है, तो उसके दौड़ने पर कोरियोलिस बल के कारण वो एक चक्कर में फँस जाती हैं और जब वो कोरियोलिस बल के कारण एक चक्कर में फँसती हैं, तो आइलैंड पर पहुँचने की जल्दबाज़ी, जैसे हवा का भभूला बनता है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर एक साइक्लोन का रूप ले लेती हैं। ये साइक्लोन इंडियन ओशन की तरफ होते हैं तो कहलाते हैं और जब पैसिफिक ओशन की तरफ होते हैं तो टाइफून कहलाते हैं। ये वो मार्शल आइलैंड है जहां से ये ओरिजिनेट हुआ। शुरुआत में इसकी स्पीड बहुत तेजी से आगे बढ़ी और अगर मैप को ध्यान से देखें तो मार्शल आइलैंड से बढ़ते हुए ये बिल्कुल कोरियोलिस बल के चलते जापान की तरफ आगे बढ़ा और जापान को क्रॉस करके अब ये चाइना की तरफ एंट्री कर गया है। तो इसीलिए पहले ये यहां से शुरू होता है और शुरू होकर के जापान की तरफ लौटना शुरू करता है। 8 अगस्त को ये जापान को हिट करके चाइना की तरफ निकल जाता है। जितना तेजी से आगे चलता चला जा रहा था, इसके अंदर तीव्रता में कमी आती जा रही थी। जापान में ओकिनावा के अंदर इसका असर दिखा। माना गया कि ये इतना तेजी से जब भी तूफान जमीन पर आकर टकराता है, तो मतलब ये जमीन को हिट करने जैसा होता है। जापान में भी इससे निपटने की तैयारियां बीते कुछ दिनों से चल रही हैं। टाइफून के चलते कई फैक्ट्रियों को बंद रखा गया, 39,000 से ज्यादा बिल्डिंग्स को खाली कराया गया, 500 से ज्यादा उड़ानें रद्द की गई, टोयोटा जैसी कंपनियों ने अपनी 9-9 फैक्ट्रियों को बंद रखा। फिर ये जापान को क्रॉस करते हुए जापान से निकल करके चाइना की तरफ एंट्री किया। 9 अगस्त को चीन के ज़ेनजियांग में पहुंच करके इसने कुछ इस तरह से तस्वीरें देखी, यानी जापान से निकला और निकल कर नाहा पोर्ट से होते हुए फिर ये जापान से चाइना के अंदर एंट्री करते हुए दिखाई दिया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं जापान को क्रॉस करता हुआ और फिर चाइना के अंदर एंट्री करता हुआ ये कुछ इस प्रकार से तेज तूफान और पानी के साथ पहुंचता है। लैंडफॉल जब इसका होता है, यानी कि जब तूफान जाकर के जमीन पर पहली बार टकराता है, तो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन बहुत तेज हवाएं, ऊंची लहर और भारी बारिश के साथ नजर आता है, जिसके चलते ही 10 लाख से ज्यादा लोगों को यहां से शिफ्ट किया जाता है। इसके चलते जो तस्वीरें निकल कर आई, उन तस्वीरों में और जिस प्रकार का आंकड़ा निकल कर आया, उनसे चाइना और जापान के अंदर हुआ नुकसान दिखाई दे रहा है। ये वो वीडियो जिसके बारे में मैंने चर्चा करी, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से एक रूम लगभग पानी से पूरी तरह फिल्ड हो गया है बाहर से। बस ये शीशे की बदौलत ये व्यक्ति अंदर बैठ के फोटो खींच पा रहा है। अगर ये उल्टा हुआ होता तो शायद एक बड़ी सुर्खी बन गया होता। खैर, फिलहाल के लिए चीन की तरफ से 900 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। 950 से अधिक फ्लाइट्स के रद्द करने की सुर्खियां इस समय चल रही हैं। जिनजियांग और शंघाई में आगे चलकर फिर ये जियांगसू, अनहुई, हुबेई, हैनान और शांगोंग जैसे क्षेत्रों में पहुंचा। लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए सरकारी प्रयासों में लोगों को घरों से निकालने के लिए आपदा राहत कुछ इस प्रकार से एक्टिवेट हुआ। ठीक है साहब, अब चलते हैं टाइफून, साइक्लोन और हरिकेन का अंतर जानने के लिए। जैसा मैंने आपसे कहा कि आइलैंड पर जब लो प्रेशर क्षेत्र बनता है, तो हवाएं वहां पहुंचती हैं और जिस तरह से पहुंचती हैं उस तरह से यहां पर हवाएं चक्रवात का रूप ले लेती हैं। इनकी गति के आधार पर, इनकी तीव्रता के आधार पर इनसे होने वाले नुकसान का अंदाजा लगाया जाता है। क्योंकि इस वाले टाइफून में हवा 115 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं, तो इसे वेरी स्ट्रांग टाइफून की श्रेणी के अंदर कंसीडर किया जा रहा है। कैटेगरी 2 में ये नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर आया हुआ तूफान एंटी क्लॉकवाइज तरीके से आकर टकराया है।
ये टकराव जिस तरह से उष्णकटिबंधीय चक्रवात के रूप में हुआ है, अगर ये इंडियन ओशन में हुआ होता तो आप इसे साइक्लोन के नाम से जान रहे होते। वहीं अटलांटिक ओशन में इसी चीज़ को आप हरिकेन के नाम से जानते हैं। ये लोकल नामकरण है, इस प्रकार से समुद्रों के ऊपर होता है। हमारे जब इंडियन ओशन वाले क्षेत्र में इस तरह से हवाएँ घूमते-घामते आती हैं, तो इन्हें साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। ये साइक्लोन बस बे ऑफ बंगाल और अरेबियन ओशन के अंदर घूमती हुई हवाओं को कहा गया है। ऐसे अगर बात की जाए दुनिया भर में आए हुए टाइफून, हरिकेन और साइक्लोन की सबसे टफ में, तो 2026 का सबसे बड़ा अब तक का डॉल्फिन ही कंसीडर किया जा रहा है। अब सवाल बनता है कि ये नाम रखता कौन है? ये डॉल्फिन है, हम तो इसे मछली समझ गए थे। तो असल मायने में उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात हैं, इनके लिए वैज्ञानिक और मौसम एजेंसियों के द्वारा इन्हें पहचान देने का सिस्टम शुरू किया गया था। शुरुआत के दौरान वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने उन क्षेत्रों से जो क्षेत्रीय आधार पर हैं, उनसे ही कहा कि आप अपने क्षेत्रों में आने वाले तूफानों के लिए नामकरण पहले ही करके रख दें, ताकि उस क्षेत्र के अंदर बाकी लोगों को सूचित करना आसान हो। तो क्षेत्र के आधार पर डब्ल्यूएमओ ने देशों के संगठन बना दिए। मतलब केवल एक देश तय नहीं करता कि इसका नाम क्या होगा, कई देशों के समूह मिलकर नाम तय करते हैं। हिंद महासागर के अंदर भारत मौसम विज्ञान के नामकरण की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। भारत के आसपास अगर कोई तूफान आता है, तो उसके नामकरण को बांग्लादेश, भारत, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी इनके द्वारा एक लिस्ट दी हुई है, उसमें से निकाल कर रखा जाता है। मतलब हमारे देश में आने वाले तूफानों के लिए भी एक सर्कल डब्ल्यूएमओ ने बना रखा है। ऐसे ही जो ये डॉल्फिन नाम है, इसको भी डब्ल्यूएमओ के द्वारा ईएससीए और डब्ल्यूएमओ के द्वारा जो कमेटी बनी थी, उसने डिसाइड किया था। इस बार का जो डॉल्फिन नाम है, ये हांगकांग के द्वारा सुझाया हुआ था। हांगकांग का एक प्रतीक और मस्कट भी डॉल्फिन को माना जाता है। इसलिए उसका नाम इस बार सब उस पूरे क्षेत्र में जापान को, हांगकांग को, इन सब देशों को एक नाम से जाना जाए। यानी कि एक ही तूफान की चर्चा हो, ऐसा ना हो कि हमारे यहाँ तूफान आया तो इसका नाम कुछ और डाल दिया। इसलिए एक पर्टिकुलर क्षेत्र में एक प्रकार के नाम से उन्हें पहचाना जाता है। अब सवाल है कि साहब चीन में तूफान बार-बार क्यों आते हैं? तो कारण जैसे मैंने बताया इक्वेटर के आस-पास जो आइलैंड्स हैं, वहाँ से तूफान बनते हैं। तो इसलिए चीन के इक्वेटर से जो नज़दीक एरिया है, वहाँ पर तूफान देखे जाते हैं। क्योंकि समुद्र का पानी तेजी से गर्म होने से पहले ज़मीन गर्म हो जाती है और साइक्लोन की स्थिति बनती है। ऐसा कहा जाता है कि इक्वेटर के आस-पास जितने भी आइलैंड्स हैं, उन आइलैंड्स पर जब-जब लो प्रेशर ज़ोन बनता है, तो वहाँ पर आस-पास की हवा टकराने के नाम पर इसी सीज़न में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के सीज़न में तूफान का काम करती है, ठीक है? अब सवाल है कि डॉल्फिन ने केवल चीन को प्रभावित किया या और देशों को? देखो चाइना को भी प्रभावित किया तो जापान को भी किया। लेकिन हमारे ऊपर अगर सवाल है कि हमको करेगा, तो जिस तट पर वो टकराया है, जहाँ पर तूफान पानी से निकलते हुए लैंडफॉल किया है चाइना में, वहाँ से भारत की सीमा 4000 किलोमीटर दूर है। हाँ, तेज़ हवाएँ ज़रूर पार होते हुए आ जाएँ, तो इधर की तरफ से साउथ वेस्ट मानसून और वो, दोनों टकरा कर न्यूट्रलाइज़ ज़रूर हो सकती हैं। उसका उल्टा हमें नुकसान ज़रूर हो सकता है। तूफान के बारिश का पानी हम तक नहीं पहुँचेगा, ये माना जा रहा है। इसका मतलब ये तूफान चूँकि इतनी लंबी दूरी ज़मीन पर तय करेगा, तो वैसे ही कमज़ोर हो जाएगा। बची-कुची हवा हमारे साउथ वेस्ट मानसून को कमज़ोर ज़रूर कर सकती है, लेकिन इससे भारत को कोई लाभ नहीं होने वाला है, ठीक है? तो आगे क्या होगा? अगर कोई अपडेट आता है तो ज़रूर बताएँगे, लेकिन हाँ, ये तय है कि ये तूफानों का सीज़न शुरू हो गया है। हो सकता है आने वाले समय में आपको भारत में भी कोई तूफान की खबर सुनने को मिले। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद और हाँ, कोर्स का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, जल्दी जाइए, ऑफर सीमित समय के लिए है। पूरी 1 साल की वैधता के साथ जाइए, जॉइन करिए और एआई से अपने यूज़ की चीज़ें चाहे सोशल मीडिया पर हों, चाहे वेबसाइट बनाना हो, ऐप बनाना हो, अपना डेली प्लानर बनाना हो, इमेज क्रिएट करना हो, वीडियो मेकिंग करनी हो, सॉन्ग बनाना हो, सब कुछ सीखिए। धन्यवाद।